मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना के संजय राउत की चुप्पी ने सबको परेशानियों में डाला। ऐसा लगा क्या वो नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं? ईडी की कार्रवाई से क्या वो इतने परेशान हुए हैं कि वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? जेल में 103 दिनों की सजा काटने के बाद संजय राउत ने अचानक से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी। इससे भी चर्चाएं होने लगी कि उनके सुर क्यों बदल गए हैं। कई राजनेताओं को ये पचा नहीं, उन्हें लगा कि अचानक से संजय राउत में क्या ये बदलाव है, किसी तरह के दबाव में तो नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद राउत पीएम मोदी और गृह मंत्री से मिलने की बात भी करते हैं। तमाम बातों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है कि उनका रुख आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है, किस तरह की रणनीति उनकी है। एक एनालिसिस हमने भी आपके सामने रखी थी। बहुत मुमकिन है कि वो चाहते हैं कि अब बीजेपी और उद्धव के बीच के रिश्तों को फिर से सुधारा जाए। एकनाथ शिंदे ने ज़रूर सरकार बनाने में बीजेपी की मदद की है, एक बगावत हुई है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं दिखता। अगर कोई गठबंधन करना भी है तो शिवसेना और ख़ासतौर पर तब जबकि उद्धव ठाकरे अब भी आपके विपक्ष में खड़े हों तो वो एक परेशानी का सबब बन सकते हैं। लिहाजा क्या ये दोनों के लिए ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे की परेशानियां इस बगावत के बाद शुरू हुई तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी अलग अलग रणनीतियों पर लगातार संघर्ष करती दिखाई दे रही है। खासतौर पर तब जबकि शिंदे के साथ उन्हें सरकार चलानी है, उनके गुट में बगावत ना हो, इधर बीजेपी के नेता नाराज ना हो, बहुत सारी चुनौतियां हैं। बहरहाल अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। तमाम कयासों के बाजार गर्म रहते हैं। इन सबके बीच में राउत के दावों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नींद जरूर उड़ा रखी है। वो लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर राउत ने सीएम पद को लेकर क्या कुछ कहा है और ये दावा करने के पीछे वो क्या वजह बता रहे हैं जिससे एकनाथ शिंदे परेशान हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे खेमे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर जोरदार हमला बोला। राउत ने कहा कि कौन सा गुट क्या बोल रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की तैयारियां शुरू हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हैं, उनके गुट में जल्द बड़ी फूट होने वाली है। हर बागी गुट में एक शिंदे होता है, ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। जेल से 3 महीने बाद छूटने के बाद संजय राउत के निशाने पर बगावत करके सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे को छोड़ शिंदे गुट में जाने वाले सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर ने संजय राउत से मुलाकात कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया है। इस दौरान संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट में जल्द फूट पड़ने का दावा किया। संजय राउत ने कहा कि अमोल कीर्तिकर आदित्य ठाकरे के साथ हर राजनीतिक दौरे और यात्राओं पर रहते हैं। यह अलग बात है कि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने दूसरा रास्ता चुन लिया है, बावजूद इसके अमोल हमारे साथ हैं। संजय राउत ने कहा कि अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ हैं, ये उनका बड़ा निर्णय है। मुझे जेल से छूटने से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि अमोल मुझसे मिलने आया। खुशी इस बात की भी है कि अमोल ने अपने पिता को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, हालांकि वो नहीं माने। अमोल जैसे निष्ठावान और कर्मठ लोगों की वजह से ही भविष्य में शिवसेना आगे जाएगी। शिवसेना की युवा मंडली आदित्य ठाकरे के साथ पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रही है। मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। संजय राउत ने यह भी कहा कि हमने गजानन कीर्तिकर के विषय में अब बोलना छोड़ दिया है, ये उनका दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से उसके गिरने की भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने की तारीखें बीजेपी नेताओं द्वारा बताई जाती थी। अब उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने शिंदे सरकार को लेकर नई भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक आने वाले 4 से 6 महीनों में एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। नासिक के नाराज विधायक सुहास कांदे के संबंध में जब सुषमा अंधारे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी विधायक शिंदे गुट से नाराज चल रहे हैं वो वापस हमारे साथ में आ जाएंगे। शिंदे की परेशानियां ऐसे भी बढ़ सकती हैं कि आगामी बीएमसी चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। अगर हम उपचुनाव की बात करें तो अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी आ गई थी। ये बीजेपी और उद्धव ठाकरे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। शिंदे पहले ही इससे पीछे हट गए थे। शिंदे जानते थे कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव को जीत लेंगे, ऋतुजा लटके को नहीं हराया जा सकता। फिर फाइनली बीजेपी ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए थे। राज ठाकरे, शरद पवार, ये एक बहुत बड़ा मौका मिल गया बीजेपी को ये निर्णय लेने का। नहीं तो इससे पहले कुछ भी बताना बड़ा मुश्किल था। अगर अचानक से अपने प्रत्याशी को पीछे ले लिया जाता तो उसके बाद में ये इंप्रेशन जाता कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से डर कर इस तरह का निर्णय लिया गया है। लेकिन फिर राज ठाकरे ने एक चिट्ठी लिखी, महाराष्ट्र की परंपरा की बात कही, शरद पवार ने भी कुछ इसी तरह की बात कही और फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि क्योंकि तमाम वरिष्ठ लोग जो हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी ये बात कह रहे हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति रही है, हम भी अपना प्रत्याशी ऋतुजा लटके के सामने नहीं उतारेंगे। खैर ये बात पुरानी हो गई। अब बात यह है कि आगामी दिनों में क्या क्या राजनीतिक चुनौतियां देखने को मिलेगी। ये एक चुनौती थी। बीएमसी चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। राज ठाकरे से कोई समीकरण बहुत खास बन नहीं पा रहे हैं, स्पष्टता तो नहीं बन पा रहे हैं।
वहीं उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके से अब ज़मीन पर उतरना चाहते हैं। वो ऋतुजा लटके की जीत को और जो सहानुभूति उनको मिली है, इसी को वो बड़े पैमाने पर मुंबई के नगर निगम चुनाव में भी रखना चाहते हैं और निश्चित तौर पर इन नतीजों का या ऋतुजा लटके की जीत का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है और सकारात्मक रूप से उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये बातें जा सकती हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं जो शिंदे सरकार के सामने फिलहाल दिखाई देती, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि बगावत करके अलग हुए गुट में क्या फिर से बगावत नहीं हो सकती। इस बात के कयास आज नहीं, कई बार लगाए जाते हैं। उद्धव ठाकरे गुट तो हमेशा इस बात का दावा करता है कि उनके कई नेता हमारे संपर्क में और वो आ सकते हैं और ये कहा जाता है कि जब बगावत एक बार हुई है तो और हो सकती है। और संजय राउत का अब ये कहना, संजय राउत ने जो कहा है उस बयान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हर गुट में एक शिंदे होता है, फिर बगावत हो सकती है। उनका ये कहना ही इस ओर इशारा करता है कि वो ये कह रहे हैं कि शिंदे के गुट में भी कोई शिंदे हो सकता है, यानी शिंदे की तरह कोई बगावत कर सकता है। बगावत की बहुत सारी वजह दिखाई दे सकती हैं क्योंकि इसकी बड़ी ठोस ज़मीन है। आपसी खींचतान कई लोगों के बीच में चलती हुई दिखाई दी और ख़ास तौर पर निर्दलियों की लड़ाई, अभी हम जानते हैं कि बच्चू कुडू रवि राणा की जो लड़ाई थी उसने कितना परेशान किया देवेंद्र फडणवीस को भी, एकनाथ शिंदे को भी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर बात करें बागी गुट की तो उनमें भी नाराज़गी देखने को मिलती है। दरअसल जब मंत्रालयों का वितरण हुआ, बंटवारा हुआ, उस समय पर भी कई लोग नाराज़ हुए, निराश हुए। अभी बहुत मुश्किल से सरकार को एक फॉर्मूले के तहत बराबर बीजेपी शिंदे गुट को बराबर मंत्रालय बांटकर इस समीकरण को साधे रखा है देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन कितने दिनों तक? और क्या 40 के 40 जो विधायक आए हैं सबको मंत्रालय दे दिए जाएंगे? संभव नहीं दिखाई पड़ता है। बीजेपी को अपनी स्थितियों को भी देखना है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मंत्रालय दे भी दिए तो पहले ये विरोध रहा था, एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा था, उनके गुट ने भी नाराजगी इस बात पर जताई थी कि एनसीपी के साथ सरकार बना ली, लेकिन एनसीपी की चलती थी। बेशक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, लेकिन सारे बड़े मंत्रालय एनसीपी ने अपने पास रख लिए थे। क्या यही स्थिति बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में नहीं देखने को मिल रही है? क्या शिंदे गुट में फिर से यही सवाल नहीं उठती? ये कुछ सवाल है। आपको क्या लगता है? आप भी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। लेकिन संजय राउत तो ये दावा कर रहे हैं कि ये बगावत फिर से होगी और उद्धव ठाकरे गुट के अन्य नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं कि 3 से 4 महीनों में सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। हालांकि शिंदे ने बताया है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां हैं, वो भी इस पर अपनी बात कह चुके हैं पहले ही। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है, हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं, सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस सब के बीच में कई नए राजनीतिक समीकरण भी बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में सरकार को चलाए रखने का जो गुण है और जो चाबी है वो देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही मंजे हुए राजनेता है, महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत पकड़ रखते हैं, शरद पवार से कम पकड़ नहीं है उनकी। इस सब के बावजूद वो चुनौतियों को भी जानते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अभी जितना गणित चल रहा है वो चुने हुए प्रत्याशियों के आधार पर चल रहा है, यानी जितने विधायक बनकर आ गए उनके गुणा गणित से, उनके समीकरणों के आधार पर सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। असली सवाल ये है कि आगामी चुनाव में जब उतरा जाए तो इतने संख्या बल के साथ आया जाए कि फिर किसी की आवश्यकता ना पड़े, किसी के दबाव में ना आना पड़े, किसी तरीके का कोई समीकरण ना बैठाना पड़े। उसके लिए क्या चुनाव पूर्व कोई गठबंधन किया जाएगा, चुनाव के बाद कोई समीकरण बनाया जाएगा, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तब बीजेपी और शिंदे के बीच में क्या समीकरण होंगे, क्या उद्धव और फडणवीस फिर साथ आ जाएंगे? बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले कुछ महीनों में इन सवालों के जवाब तो स्पष्ट होते चले जाएंगे। बहरहाल ये दावा उद्धव गुट की तरफ से किया जा रहा है कि 3 से 4 महीनों से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। कई विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में है, तो शिंदे का स्पष्टता कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त विधायक हैं, पर्याप्त समर्थन है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मध्यावधि चुनाव की बातें सिर्फ अफवाहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।